हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी स्टार्ट कर चुके होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की मेरी वीडियो बीए ऑनर्स की होने वाली है। ठीक है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की होने वाली है और आज हम सेमेस्टर 2 की जो बुक है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी के साथ में इस बुक का सिलेबस डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है यानी सिलेबस वाली, तो आप उसे चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी ये जो बुक है, जो हमारी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है, इसका नाम है लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण, यानी पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, अब हम इस बुक की स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी आज हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के 2 पार्ट्स होने वाले हैं और ऐसे ही हम सारी पूरी ही बुक को कवर करेंगे और लास्ट में आप लोग देख पाएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप सभी को क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएँ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या ये कहूँ प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, वो भी मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्टिंग करेंगे बिना देरी करे हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है इसकी। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में, यानी जो लोक प्रशासन है वो किस तरह से एक अनुशासन के रूप में हो सकता है, यानी ये हमारी इकाई 1 और इकाई 1 का चैप्टर नंबर 1 है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो लोक प्रशासन है एक अनुशासन के रूप में कार्य करता है। इसके अंतर्गत हम कुछ और भी पॉइंट्स देखेंगे जो कि हमारे होंगे लोक प्रशासन की प्राचीन जड़ें, यानी जो लोक प्रशासन है वो किस तरह से प्राचीन रूप में था, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे आधुनिक लोक प्रशासन, यानी आज का जो लोक प्रशासन है, जो आधुनिक लोक प्रशासन है, उसके सैद्धांतिक विकास का अवलोकन करेंगे कि किस तरह से जो आधुनिक लोक प्रशासन है उसका सैद्धांतिक विकास हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे लोक प्रशासन के सिद्धांत, के जो लोक प्रशासन है उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं और किन किन लोगों द्वारा लोक प्रशासन के सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे लोक प्रशासन का विकास, कि किस तरह से जो लोक प्रशासन है उसका विकास हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो हम इन सभी पॉइंट्सों को इस चैप्टर के अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं हम लोग परिचय से। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग परिचय से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे हम परिचय में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, परिचय में आप लोग लिख सकते हैं, अतीत की सभ्यता ही प्रभावित हो। यद्यपि समस्या यह है कि क्या हम अतीत को वर्तमान से अपर्याप्त एवं आंशिक समझ को बिना हटा सकते हैं। विकास शब्द बताता है कि समय के साथ चीज़ें कैसे विकसित होती हैं। यानी देखिए, हम यहाँ देखने वाले हैं कि किस तरह से हम जो अतीत है उसको वर्तमान के साथ बाँट सकते हैं या आंशिक समझ को बटा सकते हैं, या ये कहूँ एक साथ देख सकते हैं। क्योंकि जो विकास शब्द है वो यही दिखाता है कि किस तरह से हमारा जो विकास है, या फिर ये कहें इस जो स्टेप बाय स्टेप हमारे इतिहास में दिखाया गया है या हमारे इतिहास में बताया गया है, वो किस तरह से भविष्य में या वर्तमान में आया है। ठीक है, EH के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के माध्य न प्राप्त होने वाली प्रक्रिया एक एवं वंचित है। इस प्रकार इतिहास का अध्ययन आज के लिए सार्थक है। वास्तव में यह विषय की वर्तमान स्थिति और उसमें महत्वपूर्ण कठिनाइयों को समझने के लिए आवश्यक है। यानी देखिए EH के अनुसार बताते हैं कि जो अतीत है और जो हमारा वर्तमान है, इसके माध्य की जो घटनाएं हैं वो हमें आज का जो प्रेजेंट है, वर्तमान है, उसको समझने, उसको गठित करने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हुए हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि जो हमारी अतीत की घटनाएं हैं, यानी जो हमारी पास्ट की घटना है, वही हमारा प्रेजेंट और ये कहूँ जो फ्यूचर है वो डिपेंड करती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपने स्टडी कर ली, अभी स्टडी कर ली, तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे या तो आप उसमें टॉप कर जाएंगे या फिर पास हो जाएंगे। ये ही आपकी जो ये अतीत वाली घटना है, यानी अभी तो ये प्रेजेंट है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम टाइम में पहुंच जाओगे ये पास्ट हो जाएगा। तो पास्ट डिपेंड करेगा कि आपने स्टडी करी थी या नहीं, वही आपको पास और फेल करवा देगा। तो जो हमारी अतीत की घटनाएं होती हैं वो हमेशा हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को बनाती हैं या फिर बिगाड़ती हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा अतीत है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आगे आप लिखेंगे, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा उत्पन्न उथल पुथल ने पुनर्निर्माण और पुनर्व्यास की चुनौतियों को जन्म दिया और
प्रशासन के लिए ये उन्हें हल करना महत्वपूर्ण हो गया है। यानी देखिए, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो दोनों ही युद्ध ने पूरे विश्व में एक उथल-पुथल का जो माहौल था वो बना दिया था। बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ पैदा कर दी थी जिनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। साथ ही आर्थिक संकट जिसमें अवसाद और मुद्रास्फीति सम्मिलित थी के कारण प्रशासन को सुधारात्मक कार्रवाई करनी पड़ी। यानी देखिए, ऐसा नहीं है सिर्फ वैसी ही चुनौतियाँ आई हों, लोग मरे या ये सारी चीज़ें आई हों, नहीं। जो हमारे आर्थिक संकट थे वो भी आए, अवसाद भी आए और जो मुद्रास्फीति है यानी मुद्रा जो हमारी करेंसी है उसका रेट कम हो जाना, उसका फिसदी हो जाना, मुद्रास्फीति जैसी हमें समस्या देखने को मिली और इनके सुधार या फिर ये कहें इनका सॉल्यूशन ढूँढना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, ठीक है। अब हम अगर इसे इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इतिहास के अगर नज़रिए से देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक प्रणालियाँ, यानी जो हमारी प्रारंभिक प्रणालियाँ थी वो कैसी थी। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे लोक प्रशासन का इतिहास बहुत विस्तृत है, क्योंकि लोक प्रशासन कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। वो बहुत लंबे टाइम से बनी है और बहुत लंबा एक तरह से अपना इतिहास रखती है, अपना खुद का वजूद रखता है, ठीक है। यूनान एवं मिस्र ने प्राचीन काल में कार्यालय द्वारा सार्वजनिक मामलों को संचालित किया। यानी अगर हम लोक प्रशासन की बात करें तो यूनान और जो मिस्र है, इसका जो प्राचीन काल है उसमें हम जो कार्यान्वयन थे या फिर ये कहें जो सार्वजनिक मामले थे उनको सुचारू रूप से चलाता हुआ हम देख सकते हैं। और मुख्य कार्यालयीन धाराओं को मुख्य रूप से न्याय द्वारा करने, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में आपूर्ति करने के प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। यानी हम इसको एक तरह से कानून और जो प्रभुत्व की आपूर्ति है यानी प्रभुत्व जमाने वाली चीज़ है उसके रूप में हम इसे देख सकते हैं। इसका प्रमाण एक अधिक जटिल संगठन के रूप में हुआ। यानी हम कह सकते हैं जो इसका प्रमाण था या ये कहें इसका जो गठन है वो एक अधिक जटिल और जो अधिक एक मजबूत संगठन के रूप में हम देख सकते हैं। रोमन साम्राज्य एक जटिल प्रशासनिक प्रणाली द्वारा शासित था। यानी अगर हम रोमन साम्राज्य की बात करें तो यहाँ पर भी एक जटिल प्रशासनिक प्रणाली हम देख सकते हैं, जिसके बाद में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा दोहराया गया। यानी इसके बाद में जो इस पे शासन था वो रोमन कैथोलिक चर्च का हो गया था, ठीक है। हम इसको देख सकते हैं क्योंकि हम पूरे अतीत की बात कर रहे हैं तो अतीत में ये सारी घटनाएं ही हुई थी लोक प्रशासन में, ठीक है। इसमें अगर हम मध्य युग की बात करेंगे तो हम कहेंगे मध्य युग के शाही घराने प्राथमिक यूरोपीय सरकार संगठनों को जन्म दिया। यानी मध्य युग में अगर हम बात करें मध्य युग की तो हम कह सकते हैं जो प्राथमिक युग के जो यूरानी सरकारी संगठन थे उन्होंने ही मध्य युग को जन्म दिया। 12वीं शताब्दी के अंत तक शाही परिवारों के भीतर आधिकारिक जिम्मेदारियां अस्पष्ट बनी रहीं। यानी अगर हम 12वीं शताब्दी के अंत तक की बात करेंगे तो जो शाही परिवार होते थे उनकी जो भागीदारी थी, उनकी जो जिम्मेदारियां थी वो अस्पष्ट रूप से बनी रही थी, जिसमें कई लोग एक ही पद पर बार बार आसीन थे। यानी एक ही पद पर एक ही परिवार के लोग बार बार आ जाते थे, ठीक है। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें तो हम बटलर लिख सकते हैं, जहाँ पर शराब उपलब्ध कराने का आरोप होता था। सिटी वार्ड दावतों की व्यवस्था करने का आरोप। चेबरलेन अक्सर शाही शासन शिक्षा में रहने, धन को प्राप्त करने और स्वांतरित करने का काम सौंपा गया था। और चांसलर अक्सर कर्तव्यों के साथ एक पादरी भी होता था, ठीक है, जो चांसलर होते थे के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित पद अपवाद थे। यानी इनके लिए एक हम ये कह सकते हैं परिभाषित रूप से एक अवसर, एक तरह से जो पद थे वो अवसाद के रूप में हम देख सकते हैं, ठीक है। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में शाही घराने के अनिवार्य रूप से घरेलू कर्तव्य और उसके साथ संबंधित कर्तव्यों को विभाजित किया जाने लगा। यानी अब हम देख सकते हैं जो 13वीं शताब्दी आते आते जो शाही घराने के लोग थे या फिर ये कहें इनके जो कर्तव्य हैं वो एक तरह से विभाजित होने लगे थे या ये कहें बंटने लगे थे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इंग्लैंड और फ्रांस में समान निकायों का उदय 14वीं शताब्दी के पूर्वोत्तर तक नहीं हुआ था। यानी अगर हम इंग्लैंड और फ्रांस की बात करें तो समान चीज़ों का अभी तक यानी 14वीं शताब्दी के पूर्वोत्तर तक नहीं हुआ था। ब्रोडन वर्ग में 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक वह अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं नहीं बनी। यानी देखिए अगर हम ब्रोडन वर्ग की बात करें तो 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक भी यहाँ राजनीतिक जो अलग अलग संस्थाएं थी वो नहीं बनी थी, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे आगे अब हम देखेंगे प्रारंभ में भूगोल का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया गया था कि सचिव अपनी जिम्मेदारियों को कैसे विभाजित करेगा। यानी अगर हम भूगोल की बात करें तो प्रारंभ में जो भूगोल है उसको सिर्फ इस
तक ही सीमित रखा गया था कि जो सचिव होता है वो अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से विभाजित करे या किस तरह से उसे निभाएगा। और 1782 तक जब गृह और विदेश संचालित के पदों की स्थापना की गई। इंग्लैंड का क्षेत्रीय आवंटन उदाहरण के लिए उत्तर के सचिव और दक्षिण के सचिव बने रहे। यानी देखिए, जो इंग्लैंड का क्षेत्र है उसका जो आवंटन है वो भी नहीं हुआ था, क्योंकि जो उत्तर के सचिव थे वो उत्तर के और जो दक्षिण के सचिव थे वो दक्षिण के सचिव ही बने रहे थे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे चीन की सिविल सेवा जिसे तांग, जो कि हमारी 1680 से 907 तक रही थी। सुंग 1960 और 1279 राजवंशों के तहत विकसित हुई थी। यानी ये जो सिविल सेवा है ये इन तांग और सुंग जो राजवंश थे उनके तहत विकसित हुई है, ये कहें उनके टाइम पर आई थी। निर्विवाद रूप से इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली थी। और ये कहें इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इतिहास में सबसे लंबे टाइम तक चलने वाली एक प्रक्रिया थी। यह शुरू में हान युग यानी 206 ईसी पूर्व और 220 ईसी यानी 1960 और 1279 के दौरान एक केंद्रीय प्रशासन के साथ बनाया गया था। यानी ये जो है ये इसके साथ एक केंद्रीय प्रशासन के साथ बनाया गया था। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षाओं का पूर्ण उपयोग शुंग युग के दौरान विकसित हुआ। और अगर हम सिविल सेवा युग की बात करें कि जो सिविल सेवा की जो परीक्षा है उसका जो पूर्ण रूप है या पूर्ण तरीका है वो शुंग वंश के टाइम पे हुआ था, जो कि चीन में था। ठीक है, ये चीन की बात हो रही है, अभी हमारे भारत की बात नहीं हो रही है। ये सिविल सेवा जो है ये चीन की बात हो रही है, जो कि शुंग वंश के टाइम पे पूरी तरीके से विकसित हो गया था। चीनी क्लासिक पर अत्यधिक जोर दिया गया, क्योंकि यह माना जाता था कि उन्होंने एक अच्छे नागरिकों के गुणों को विकसित करने में मदद की है। यानी देखिए, जो इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ध्यान वाली चीज़ थी वो चीनी क्लासिक थी, क्योंकि इनका मानना था कि जो ये लोग हैं इन्होंने एक अच्छे नागरिक के गुणों पर विकास किया है या अच्छे नागरिक के गुणों पर इन्होंने ध्यान दिया है। इसी वजह से जो चीनी क्लासिक है उस पर ध्यान दिया जाता था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निरपेक्ष परंपराएं। अगर हम निरपेक्ष परंपराओं की बात करें तो चलिए इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं शुंग परंपराएं जो अन्य उदार लोकतांत्रिक परंपराओं से पहली थी। यानी अगर हम अन्य परंपराओं की बात करें तो जो निरंकुश परंपराएं हैं वो अन्य लोकतांत्रिक परंपराओं से पहली थी। ठीक है, निरंकुश परंपराएं निरंकुश राजशाही शासकों के प्रशासनिक रीति रिवाजों को संदर्भित करती हैं। यानी जो निरंकुश परंपराएं हैं वो निरंकुश जो राजा होते थे या ये कहें जो बहुत ज़्यादा क्रूर शासक होते थे उनके रीति रिवाजों को दर्शाने का कार्य करती हैं। जब सभी शक्तियाँ सम्राटों में निहित होती थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारत कार्य जो लोक प्रशासन पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि देखिए इस टाइम पे जो अगर हम राजशाही या निरंकुश की बात करें तो उस टाइम पे क्या होता था, शासन होता था या ये कहें जो सम्राट होता था उसी के पास सारी शक्तियां होती थी। अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिख सकते हैं, जिसमें इन्होंने जो प्राचीन भारत है उसकी जो राजनीति है उसका जो प्रशासन है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। देखिए कौटिल्य जी का जो अर्थशास्त्र है, नाम इसका बेशक अर्थशास्त्र है लेकिन इसमें राजनीति के बारे में बताया गया है कौटिल्य द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे परंपराओं के अनुसार कौटिल्य, जिसे अक्सर चाणक्य और विष्णुगुप्त कहा गया है, प्रधानमंत्री थे। यानी अगर हम अपनी परंपराओं के आधार पर देखें तो जो कौटिल्य हैं उनका एक नाम ना होकर कई नाम है, जिसमें हम चाणक्य और विष्णुगुप्त देख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपके एग्जाम में विष्णुगुप्त आ जाए या चाणक्य आ जाए, बात कौटिल्य की ही हो रही है, क्योंकि ये तीनों ही व्यक्ति एक हैं जो कि एक प्रधानमंत्री रह चुके थे। उन्होंने बिहार यानी राजवंशों की स्थापना की। यानी बिहार के जितने भी राजवंश थे या ये कहूँ 16 जो महाजनपद थे उनकी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र को राजनीतिक रणनीति का एक पाठ्यपुस्तक के हिंदू समक्ष के रूप में सोचा जा सकता है। यानी जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है ये राजनीति की रणनीति के बारे में बताता है कि किस तरह से राजनीति में रणनीतियाँ होती हैं। ठीक है, यह मुख्य रूप से राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। यानी इसका जो नाम है वो बेशक अर्थशास्त्र है लेकिन ये मुख्य रूप से राजनीति ये जो विषय है या ये कहें राजनीति जो विज्ञान है उससे संबंधित है। जो कौटिल्य के अनुसार मनुस्मृति के अनुसार विज्ञान धन और विज्ञान अर्थव्यवस्था और राजकोष का एक संयोजन है। यानी अगर हम मनुस्मृति की बात करें तो इनके अनुसार जो इसके अंतर्गत जो
ज्ञान धन है, ज्ञान है, अर्थशास्त्र है और राजकोष है, उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। एवं धर्म और काम के व्यवहार करने में एक तंगड़ी बताई है। कौटिल्य के अनुसार मुद्रा सरकार की जीवन दायिनी है और यह इसके सभी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी इनके अनुसार बताया गया है कि जो मुद्रा होती है वो सरकार को एक जीवन दायिनी रूप से निभाती हुई हमें दिखाई देती है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सरकार के लिए और बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट भूमिका भी निभाती है। ठीक है। अर्थशास्त्र को एक बहुत ही समक्ष शोध प्रबंधन के रूप में समझते हैं। दोनों ही इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है कि ठोस उदाहरण देते हैं। यानी देखिए किस तरह से हम राजनीतिक जो मुद्दे हैं उनको ठोस रूप से समझ सकते हैं और उनको उसका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये इस बात पर आधारित है और इस बात का एक अच्छा उदाहरण देती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे कौटिल्य ने लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। यानी जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक है इसमें हम लोक प्रशासन पर एक महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हुए हम देख सकते हैं प्रशासन के विज्ञान का ज्ञान राजा, राजकुमार, याजक और मंत्रियों के लिए आवश्यक है। उन्होंने बल देकर कहा कि राजा का प्रशासन प्राधिकरण और अनुशासन की अवधारणा पर आधारित होता है। यानी इन सारी चीजों को कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में लिखा गया है। कौटिल्य सभ्यता पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रशासन में सांख्यिकी के महत्व पर विचार किया। यानी देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कौटिल्य की तो कौटिल्य ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो प्रशासन है उसमें सांख्यिकी का विचार किया या सांख्यिकी के बारे में बताया कि सांख्यिकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है प्रशासन में। ठीक है। आगे अब हम देखेंगे बिक हिंदुओं द्वारा वेदों को कानून का एकमात्र स्रोत माना जाता था। फिर भी कौटिल्य ने कानून के 4 अलग अलग स्रोतों को रेखांकित किया। यानी अगर हम हिंदू मान्यताओं के आधार पर देखें तो सिर्फ वेदों को ही कानून का नीति निर्माता सब कुछ माना जाता था। यही माना जाता है कि जो हमारा कानून है वो हमारे वेद ही हैं और कोई स्रोत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो कौटिल्य हैं उन्होंने 4 अलग अलग स्रोतों को रेखांकित किया। यानी 4 अलग अलग स्रोतों को बताया जिसमें कि पहले है हमारा पवित्र ग्रंथ, दूसरे हैं अर्थशास्त्र के नियम और तीसरे हैं परंपराएं, फोर्थ है हमारे शाही फरमान। ठीक है। भौतिक कानून को उन मामलों के पवित्र कानून से ऊपर होना चाहिए जहां वह विरोधाभासी है। यानी इनका मानना था कि जो हमारे भौतिक कानून होते हैं वो हमें सभी जो पवित्र मामले होते हैं या फिर कानून होते हैं उनसे ऊपर माना जाना चाहिए जहां वह विरोधाभासी होते हैं। अर्थशास्त्र का धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत राजनीति को धर्म से ऊपर उठाता है। यानी देखिए इन्होंने अर्थशास्त्र में भी धर्मनिरपेक्षता जो सिद्धांत है उसको अपनाया क्योंकि राजनीति और धर्म दोनों ही अलग अलग हैं और राजनीति धर्म से ऊपर मानी गई है। ठीक है। कौटिल्य के अनुसार राजनीतिक विषय अन्य विचारों पर हावी नहीं होते। यानी हमारे जो अन्य विचार होते हैं वो राजनीति पर हावी नहीं हो सकते। राजनीति अपनी जगह है, हमारा धर्म अपनी जगह है। अगर कोई संकट आता है तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे धर्म के लोगों को बचा लें, नहीं, हमें सभी को बचाना होगा। तो इसीलिए राजनीति को धर्म से ऊपर रखा गया है। राज्य की स्थिरता, राज्य के अधिकारों की स्थिति और उनकी भौतिक संपत्ति सभी उनके लिए प्राथमिक होनी चाहिए। यानी देखिए जो राज्य होगा उसके लिए उसके अधिकार, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो भौतिक संपत्ति है वो प्राथमिक होनी चाहिए। उसका धर्म या फिर जो नेता होगा उसका धर्म प्राथमिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे अब हम देखेंगे HVR अयंगर ने अवलोकन किया कि कौटिल्य ईमानदार थे और स्पष्ट रूप से बोलते थे कि जो वर्तमान में रहस्य के आवर्धन के छिपे दबे हुए हैं। यानी ये जो है ये बताते हैं कि जो कौटिल्य जी थे वो एक तरह से बहुत ज़्यादा ईमानदार और स्पष्ट व्यक्ति थे जो हमेशा स्पष्ट चीज़ें ही बोलते थे। ठीक है। अब हम देखेंगे कौटिल्य का आदर्श राज्य। यानी जो कौटिल्य का आदर्श राज्य है या कौटिल्य द्वारा किसको आदर्श राज्य माना जाता था। एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहे एक समकालीन कल्याणकारी राज्य के बारे में था। यानी एक ऐसा राज्य जो एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो और समकालीन कल्याणकारी के बारे में ये बताते हैं जिसने राज्य को नाबालिगों, महिलाओं, बुजुर्गों, बीमारों और विकलांगों के रखरखाव के लिए भुगतान करने के लिए स्पष्ट रूप से मजबूत किया। यानी एक ऐसा राज्य जो जो नाबालिगों, महिलाओं, बुजुर्गों और बीमारों और जो विकलांग होते हैं उनके रखरखाव और उनके लिए जिम्मेदार हो, उनके लिए स्टैंड ले, वही एक आदर्श राज्य होता है इनके नज़र में। ठीक है। आगे अब हम देखेंगे वास्तव में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बेलफरिस्क की नींव पाई जा सकती है। यानी अगर हम वास्तव में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसको देखें तो उसमें हम बेलफरिस्क की नींव देख सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
एंड इससे आगे अब हमारा टॉपिक है आधुनिक लोक प्रशासन का सैद्धांतिक यात्रा का अवलोकन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप सेकंड पार्ट भी देख पाएँ और अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर बिना देरी करे आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।